बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज चैप्टर नंबर 3 में हम लेक्चर नंबर 2 पे पहुँचे हैं और ये जो हिस्सा है ये बुनियादी तौर पे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, उनसे मुतल्लिक है। तो ये है टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुतल्लिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ग्राफ होता क्या है। सबसे पहले हमारा टॉपिक में लफ्ज़ क्या है? ग्राफ क्या होता है। तो बुनियादी तौर पे बेटा ग्राफ एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो या वो स्ट्रेट लाइन होती है या वो कर्व लाइन होती है जो बुनियादी तौर पे दो वेरिएबल के दरमियान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, एक रिलेशनशिप को शो करती है। ग्राफ इज़ ए लाइन्स स्ट्रेट और कर्व विच शोज़ ए रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन को शो करती है। दो वेरिएबल मीन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो लिहाजा ग्राफ की लाइन स्ट्रेट भी वहाँ शो होगी, कहीं ना कहीं ये कर्व भी हो सकती है। तो कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, जब ये दो वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशनशिप बताना शुरू कर दे तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहेंगे। रिलेशनशिप के मीन बीट आपस में कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, कोई चीज़ कॉन्स्टेंट है, ये सारे उसके रिलेशंस होते हैं वेरिएबल के साथ। अब अगला सवाल ये होगा कि फिर ये वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दे, इसको वेरिएबल कहते हैं। मसलन वक्त गुजरने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो टाइम के साथ टेम्परेचर चूँकि चेंज होता जा रहा है, तो टाइम और टेम्परेचर दोनों क्या हैं? वेरिएबल्स, क्वांटिटी हैं। एक बदलता जा रहा है, दूसरा भी साथ बदलता जा रहा है। तो हो सकता है एक के बदलने से दूसरा बढ़े, हो सकता है एक के बढ़ने से दूसरा कम हो। ये सारा रिजल्ट किसकी तरफ से मिलता है? हमें ग्राफ से मिलता है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बनी? द क्वांटिटी विच चेंज विद द चेंज ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड क्या होगा? वेरिएबल। एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जब चेंज होती है तो इन दो क्वांटिटीज को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। आमतौर पे वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी कीमत दूसरी वेरिएबल पर डिपेंड करती है। मसलन हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो वेरिएबल हैं, एक का नाम वेलोसिटी है, दूसरे का नाम क्या है? टाइम है। अब देखो, टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो आज़ाद है, जो किसी पर निसार नहीं करता। हम गाड़ी को चलाएं या ना चलाएं, टाइम गुजरता रहता है। तो टाइम कौन सा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। जबकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। यानी गाड़ी की वेलोसिटी अटेन करने के लिए हमें टाइम दरकार होगा, हमें टाइम पे निसार करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कौन सा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। इस तरीके से हर ग्राफ के अंदर हम दो किस्म के वेरिएबल लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे कौन से वेरिएबल लेते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, अब मैं ग्राफ को समझाने के लिए जस्ट फर्जी तौर पर एक ग्राफिकल डायग्राम शो कर रहा हूँ। ये बेटा एक ग्राफ है जो कि दो वेरिएबल ए और बी के दरमियान ड्रा किया गया है। ये ग्राफ है जो ए और बी के दरमियान ड्रा किया गया है। ये ग्राफ है जो ए और बी के दरमियान ड्रा किया। ये ए और बी मैंने फर्जी नाम रखे हैं आपको समझाने के लिए कि ग्राफ को कैसे समझा जा सकता है। बेटा ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट है, मगर तीनों के रिजल्ट मुख्तलिफ हैं। तो समझते हैं, ये वो लाइन है जो दरमियान से एक तकरीबन 45 एंगल पे ऊपर जा रही है। इसका मतलब जितनी कीमत ए की बढ़ती है उतना ए बी भी बढ़ता है। तो जब ए और बी दोनों बढ़ते हैं या दोनों बराबर कम होते हैं तो ये आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसका मतलब ऐसा कोई भी ग्राफ होगा उसमें दोनों वेरिएबल के दरमियान क्या रिलेशन होगी, यानी क्या रिलेशनशिप डेवलप होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शन कबल होगा। इसको ज़रा देखिएगा, इसमें ए और बी है, ए के ऊपर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर्स है। तो याद रखना है जिस एक्सिस के ऊपर ग्राफ परपेंडिकुलर होता है वो एक्सिस वाली साइड हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट है। तो अगर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ए इसमें क्या होगा? कांस्टेंट। इस ग्राफ में देखें, ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है किस चीज़ के ऊपर? बी के ऊपर। तो बी का वेरिएबल यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसी तरीके से यहाँ हम कुछ अपने तौर पर स्केच करते हैं। अगर किसी ने ग्राफ को यूँ ऐसे शो कर दिया ऐसे, ठीक है, तो अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें ये ए है और ये हमारे पास क्या है? बी है। तो इसमें जब ए को इंक्रीज़ करते हैं तो बी क्या करता है? डिक्रीज़। इसका मतलब ये आपस में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाज़ जगह के ऊपर ऐसा भी आपको ग्राफ मिलेगा, ऐसी शक्ल का ग्राफ, ये भी क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये है लीनियरिटी के साथ, ये है नॉन लीनियर के साथ। इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके अंदर भी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसको कर्व या हाइपरबोला का नाम देते हैं। तो ये कुछ ग्राफ को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल की हैं कि ऐसे एग्जांपल हैं, ऐसा हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा हो तो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा हो तो क्या है? कांस्टेंट, ऐसा हो तो क्या होगा आपके पास? कांस्टेंट। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले कोई सवाल पूछ लेता है कि डिफाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफाइन करें, तो स्टूडेंट कहते हैं ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो भाई इसकी डेफिनेशन ये है, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी कर्व जो कि वेलोसिटी की वेरिएशन को टाइम के साथ साथ पढ़ती है या स्टडी करती है, उस लाइन को या कर्व को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बुक पे देखेंगे तो हमारे पास 3 केसेस या 3 डायग्राम दिखाई गई हैं। उनमें से कुछ डायग्राम इनसे मैच भी करेंगी तो आपको यहाँ से उनका असेस करना क्या होगा? आसान होगा। पहले जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा वो बेटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम है, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है? वेलोसिटी है। याद रखना वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली किसके ऊपर लिया जाता है? वो एक्सिस के ऊपर। क्योंकि इस ग्राफ के अंदर लाइन हमारी ये ब्लैक कलर की लाइन, ये ग्राफ की लाइन है, यहाँ से सीधी लाइन यहाँ तक आती है। इसका मतलब जब ये लाइन स्ट्रेट आती है तो ये लाइन वेलोसिटी वाले कंपोनेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है। तो जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है वो फैक्टर क्या होगा? कांस्टेंट। इससे साबित हुआ कि यहाँ वेलोसिटी की मिकदार क्या होगी? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? तो व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नजर आएगा। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म या क्या है? कांस्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस ग्राफ से हम क्या चीज़ रिजल्ट आखिर कर सकते हैं। इस ग्राफ से हम इस बॉडी की जो तय करदा फासला है वो मालूम कर सकते हैं। इस बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एक्सेलरेशन को मालूम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी फिजिकली जो हमें सपोर्ट या फ़ायदा होता है वो ये है कि हम ग्राफ की मदद से 2 चीज़ आसानी से मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, नंबर 2 एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो हम इस पर चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो हमें ग्राफ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको सीधा डॉट के साथ नीचे मिला दूँ तो ये ग्राफ एक बाकायदा स्क्वायर या रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया कैसे होगा? तो ये साइड बेटा अगर लेंथ है तो ये साइड इसकी क्या है? विड्थ है। लेंथ मल्टीपल विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। जब मैं लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हासिल होता है? ज़रा देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ। जितना बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो किससे मेजर होगा? एरिया ऑफ ग्राफ से। जरा चेक करते हैं, एरिया मालूम करते हैं लेंथ मल्टीपल विड्थ से। तो एस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीपल विड्थ इज इक्वल टू वी ज़रब टी। और आप जानते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला में डिस्टेंस में इस्तेमाल होता है, लिहाजा कह सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी। लिहाजा क्या हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं एरिया से? यस। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ के अंदर जब गौर से देखते हैं तो ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। क्या इसमें कोई स्लोप पाई जाती है? स्लोप का मतलब है कोई इंक्लाइन प्लेन ऐसे पाई जाती है? नहीं पाई जाती। ये तो बिल्कुल एक लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें एक्स कंपोनेंट है तो वाई कंपोनेंट इसका क्या है? 0 है। अगर वाई कंपोनेंट की तब्दीली 0 है तो स्लोप 0 होगी, और जब स्लोप 0 होगी तो इसका मतलब वहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो ये नीचे देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ वेयर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? 0, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी की मिकदार फिजिकली क्या चल रही है? कांस्टेंट। याद रखना स्लोप को हम टेन के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, जैसे y कंपोनेंट ओवर क्या होगा? x। जब बेटा आप हॉरिजॉन्टल सतह के ऊपर मौजूद होते हैं तो आपका y कंपोनेंट वहाँ क्या होता है? 0। इसको नॉर्मली अगर हम हल करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर किस के बराबर x। जब आप लोग ये लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स तो 0 ओवर किस के बराबर होगा? x। इसका मतलब ये होगा कि थीटा किस के बराबर होगा? 0 के। क्या 0 डिग्री के ऊपर जो लाइन होती है वो स्लोप क्रिएट कर सकती है? नहीं। इसका मतलब वहाँ कोई स्लोप मौजूद नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की कीमत क्या होगी? 0। केस नंबर 2 देखेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि अलॉन्ग एक्सिस टाइम है, अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी है। ये ग्राफ दरमियान से सीधा ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। इस ग्राफ की शक्ल इससे मिलती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। टाइम और वेलोसिटी दोनों बढ़ना शुरू करेंगे तो ये इंक्रीजिंग अमल होगा, मगर ये यूनिफॉर्म अमल होगा। क्योंकि एक कीमत 10 हो जाती है, दूसरा भी 10 हो जाती है, 30 हो जाती है, इससे भी 30 हो जाती है, दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। लिहाजा इस ग्राफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विद इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मगर इंक्रीज कर रही है, यानी एक जैसे तरीके से बढ़ रही है, और इसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन पाया जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ की मदद से हम क्या निकालेंगे? एरिया, और फिर क्या निकालेंगे? उसका डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये देखें डिस्टेंस किसके बराबर? एरिया के। तो बेटा ये जो शक्ल इसको मैंने डॉट डॉट करके रेड से शो कर दिया है, क्या ये शक्ल एक ट्राइंगल से मिलती है? यस। और ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालते हैं? फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीपल हाइट। इस बेस का नाम क्या है? टी, और हाइट का नाम क्या है? v। तो v ज़रब t/2 ये क्या निकल आएगा? डिस्टेंस। यही उसका एरिया और यही उसका क्या है? डिस्टेंस है। अब आगे चलते हैं।
एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हम वही बात स्लोप से, स्लोप किसको कहते हैं? टेन थीटा को। टेन थीटा कैसे निकालते हैं? वाई कंपोनेंट ओवर क्या होगा? एक्स। तो इसका बेटा वाई कंपोनेंट क्या है? वी है। एक्स कंपोनेंट क्या है? टी है। तो वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू किसके बराबर? एक्सेलरेशन। लाजिस की जो स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन बताएगी। जितनी स्लोप ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, स्लोप कम होगी एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। आखिरी तीसरा केस है इसमें, केस नंबर 3 में। इसमें जो ग्राफ आपको बेटा नजर आ रहा है उसको जरा देखिएगा। ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ये ऐसे कर्व बना के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब ये कोई कर्व ऊपर की तरफ जा रही होती है तो पहली बात वो इंक्रीजिंग का इशारा देती है, और अगर वो तेजी से ऊपर जाती है तो हम कहेंगे कि रैपिड इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म अमल नहीं है। कौन सा अमल है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर लाइन सीधी चलती तो इंक्रीजिंग थी मगर यूनिफॉर्म थी, ऊपर जा रही है तो इंक्रीजिंग तो है मगर चूंकि रैपिडली इंक्रीज कर रही है इसलिए इसे क्या रखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो कंसेप्ट क्या डेवलप हुआ कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फिर ज़ाहिर कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऐसे डायग्राम्स के अंदर हमारे लिए कुछ चीज़ें मेजर करना आसान नहीं है। मसलन डिस्टेंस मेजर करना आसान नहीं है क्योंकि ग्राफ टेढ़ा जा रहा है और उसके सही तरीके से एरिया मालूम नहीं हो सकता, तो उसकी स्लोप नहीं निकाले जा सकते। तो फिर क्या करना होगा? इसके लिए फिर हमें छोटे छोटे पॉइंट्स सेट करने होंगे। क्या करने होंगे? सेट। वो कैसे कि अगर फ़र्ज़ करें इस पॉइंट के ऊपर हम इसकी एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं इस छोटे से पॉइंट पे, तो हम इस छोटे से पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। क्या ड्रा कर लेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट में ये कंपोनेंट कौन सा है? y, ये कंपोनेंट कौन सा? x। y की जगह v है और x की जगह क्या है? t है। जब आप लिखेंगे a इज इक्वल टू वी ओवर टी, तो यही हमारी स्लोप बनेगी टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर किस चीज़ के बराबर है? x। इसका मतलब टेन यानी स्लोप और एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या होंगे? सेम। इसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा, वो वेरी करता रहेगा। उसके लिए हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके फिर मेजर कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस फैक्टर के जरिए। वैसे डायरेक्ट हम एक फार्मूले से मालूम नहीं कर सकते। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अब छोटा सा एक पॉइंट्स है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ग्रेविटी बुनियादी तौर पे एक ऐसी फोर्स होती है जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मसलन इस पॉइंटर को ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मेरे दूसरे पॉइंटर को अट्रैक्ट कर रही है, हमें अट्रैक्ट कर रही है, तो जिस फोर्स से ज़मीन नीचे बॉडी को खींचती है उसको ग्रेविटी कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अदर ऑब्जेक्ट, यानी ज़मीन के अलावा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो अर्थ की सरफेस के करीब करीब तकरीबन कांस्टेंट होती है। अगर हम हवा की रगड़ को नज़रअंदाज कर दें और किसी बॉडी को फ्री फॉल गिनाएं तो हर फ्री फॉल बॉडी एक ख़ास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरती है। उसके लिए मैंने लिखा है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हवा मौजूद नहीं है या उसको इग्नोर कर दिया जाए तो ऑल बॉडीज़, चाहे बॉडीज बड़ी है चाहे छोटी है, फॉल फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ज़मीन की ग्रेविटी की असर ज़मीन की तरफ जाती है और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? ड्यू टू विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज़ ए कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स मैं अगर इन पॉइंटर एक एक को गिराता हूँ तो तब एक्सेलरेशन वही होगा। दोनों को इकट्ठा करके और भी कोई चीज़ बांध देता हूँ फिर गिराता हूँ फिर भी वही होगा। इसका मतलब ज़मीन की सतह के करीब अगर हवा की रगड़ को नज़रअंदाज कर दिया जाए, रिमूव द एयर फ्रैक्शन, तो देन हम कह सकते हैं कि द बॉडी मूव विद कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यूज क्या होती है? इट्स वैल्यूज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। अगर हम ज़मीन को खोद के अंदर जाएंगे, ये ज़मीन की सतह से हाइट पकड़ेंगे तो ये वेरी करेगी, यानी डिक्रीज करेगी। मैंने उसको फैक्टर मेंशन कर दिया है। द वैल्यूज ऑफ द जी डिक्रीज above the और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ज़मीन की सतह से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो फिर भी ये क्या होगी? तब्दील होगी, यानी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। आखिरी इस पॉइंट देखिएगा, द वैल्यूज ऑफ द जी इज द मैक्सिमम एट द पोल। जब हम अर्थ को एक डिज़ाइन में ग्लोब के अंदर देखते हैं, ऐसे करके ग्लोब बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम यहाँ एक छोटे से दो पोल से नज़र आते हैं। जहाँ पे ग्लोब को हमने कील के जरिए पैक किया होता है तो ये जगह पोल कहलाती है। ये जगह क्या कहलाती है? पोल। यहाँ एक लाइन होती है, इसको इक्वेटर का नाम दिया जाता है। तो ये जो पोल होता ये भी सरफेस के ऊपर है, मगर वहाँ जी की कीमत क्या होती है? मैक्सिमम। किसके मुकाबले में? इस इक्वेटर के मुकाबले में। तो इक्वेटर के मुकाबले में इधर चले जाएं या इधर चले जाएं, सरफेस के ऊपर भी सबसे ज़्यादा कीमत कहाँ पर पाई जाती है? पोल के ऊपर होगी। अकेले नेक्स्ट देखेंगे, जी इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये जी क्या है? ज़मीन की फील्ड की स्ट्रेंथ है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जी। फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मैस, यानी एक यूनिट मैस के ऊपर ज़मीन कितनी फोर्स अटैक करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। तो ये था ग्रेविटी से मुतल्लिक हमारा टॉपिक कि ग्रेविटी क्या चीज़ होती है और उसके दरमियान एक थोड़ा सा वजाहत करता जाऊँ
कि बाज़ जगह पे बेटा आपसे एक सवाल पूछ लीजिएगा ग्रेविटेशन फिर क्या चीज़ है। तो बेटा ग्रेविटेशन ये है कि अगर एक प्लैनेट है और दूसरा भी प्लैनेट है, उनके दरमियान अगर अट्रैक्शन की फोर्स को स्टडी करेंगे तो इसको हम ग्रेविटेशन का नाम देंगे। अगर हम एक बॉडी लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं और दूसरा प्लैनेट लेते हैं तो फिर इसके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो फिर हम इसे ग्रेविटी लेंगे। जैसे कि पॉइंटर और अर्थ के दरमियान ग्रेविटी है, चेयर और अर्थ के दरमियान ग्रेविटी है, मेरे और अर्थ के दरमियान ग्रेविटी है, मगर मून और अर्थ के दरमियान ग्रेविटेशन है, सन और मून के दरमियान ग्रेविटेशन है, सन और अर्थ के दरमियान ग्रेविटेशन है। ये थोड़ा सा फर्क होता है ग्रेविटी और किस चीज़ का, ग्रेविटेशन का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।